कुछ बनते हैं, जैसे हमारा रामदास आठवले देखो पूरे इंडिया में घूमता रहता है। हम कहते हैं कुत्ते के गले में पट्टा बांध दो, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, वो कुत्ता दुनिया में घूमता रहता है। ऐसे घूमते हुए कुत्ते को कोई नेता नहीं कहता, कहता है क्या? बोलो जोर से। महाराष्ट्र में भी तो एक आदमी कहता नहीं कि ये नेता है, मोदी कहता है ये हमारा नेता है। तो कुत्ते के गले में बेल्ट बांधना ये हुकूमत की अपनी फितरत में होता है, और ऐसे कुत्ते के बेल्ट उतरवाना ये हमारे आंदोलन की फितरत में होता है। ऐसा कठिन रास्ता भविष्य में चलना पड़ेगा, उसके लिए तन मन धन के साथ अपनी लड़ाई लड़नी होगी, जो हमारा रतनलाल जी का मुद्दा है। अरे किसी को नेता बनने से, क्लेम करने से कोई नेता बनता है? नेता बनने के लिए औकात होनी पड़ती है। हाँ? वो भी एक रेस है, वो भी एक रेस है, एक लड़ाई है, जद्दोजहद है। कांशीराम जी थे तब जगजीवन राम जिंदा थे, उनकी बेटियां जिंदा थी, क्या कम लीडर थे? रिपब्लिकन नेता कब थे क्या? महाराष्ट्र में तो नेताओं की बड़ी लंबी लाइन है, फिर भी कांशीराम उभर के आए ना। नेता पैदा होता, अपने आप में डेवलप होता है, किसी के बनाने से ना नेता होता है नकली समय के लिए। आए बसपा के पास, मैं अभी भी बता रहा हूं, उस वक्त के जो बसपा के कोऑर्डिनेटर थे उसमें राजभर भी थे, प्यारेलाल जाटव भी था, और एक बंदा था, मैं नाम लेकर बता रहा हूं क्योंकि आप फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। और तब मायावती कहते हैं क्यों सरकार बनाने के चक्कर में पड़ते हो, जाने दो। उत्तराखंड के लोग, मेरा एक साथी आया है उत्तराखंड के, यहां है अभी हॉल में है, आए हैं। बसपा के 8 एमएलए जिधर जाएंगे उसकी सरकार बनती, एक कोऑर्डिनेटर ले जाता है, बहन जी मौका है सरकार बनाते। 2007-8 की बात है। बहन जी कहते हैं काय के लिए सरकार बनाने के चक्कर में लगे हो, आपको कोई अकल बिकल है कि नहीं, आप इस समस्या में मत पड़ो, मैं निपटूंगी। इसने निपट लिया, इसने निपट लिया। 8 आमदारों को कोई आदेश नहीं दिया। उत्तराखंड में 2007 में तो अपनी सरकार बनी, लेकिन उत्तराखंड में भी पहला अपना सीएम बन सकता था, नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। एक तरफ दुलीचंद शाहपुरी है जो 3 एमएलए के बदौलत चीफ मिनिस्टर होने का सपना पंजाब जैसे स्टेट में देखता है, और एक तरफ मायावती है जो 2007 और 8 में उत्तराखंड में 8 एमएलए होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना सकती। ये दो पोल अपार्ट है, ये दो अलग अलग मॉडल है। अब ये मॉडल में कौन सा मॉडल पकड़ना और कौन सा मॉडल छोड़ना, ये हम लोगों को फैसला है ना, ये फैसला किसका है? लेकिन लोगों के सामने ये मॉडल तो रखने पड़ेंगे, और जब मॉडल रखे जाएंगे तो लेट द पीपल डिसाइड विच काइंड ऑफ द मॉडल दे शुड एक्सेप्ट, कौन सा मॉडल उन्होंने पसंद करना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान लोगों ने ये सारा तथ्य समझकर एक संशोधन करके ये भी सारे तथ्य लोगों के सामने रखने की जरूरत है, और ये कम लेवल का तबका उत्तरी भारत में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब जब इसी में डिटेल में जाते तो बाबा साहब की भी बात देख लो। बाबा साहब सक्रिय राजनीति में आए कब? 1920 के बाद। 1924 में तो उनका नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी पार्टी कब की है? उनकी खुद की पहली पार्टी 1937 की है, जिंदगी की पहली पार्टी 1937 की है। बाबा साहब की कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन जब 1915 में 15-16 के बीच में एक अंग्रेजों ने कमेटी भेजी थी मुंबई में, जिसका नाम है मुड्डे साउथ ब्यूरो कमीशन, और यह साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने अछूतों को अपनी तकरार रखनी थी, तो सरकार की तरफ से किसको डेप्यूट किया था? सरकार की तरफ से उस वक्त एक जस्टिस थे, जस्टिस चंदावरकर, ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम करते थे, उनको नॉमिनेट किया था।
चंदावर के साथ दूसरे साथी थे कौन? विठल राम जी शिंदे, जिनकी एक बहुत रिसर्च वाली एक किताब है, द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन अनटचेबल्स। ये भी उनकी किताब है और उनको डॉक्टरेट मिली है, मराठा कम्युनिटी के हैं। उनका भी जाति और अनटचेबिलिटी के खिलाफ उनका बड़ा काम रहा। तो ये विठल राम जी शिंदे और जस्टिस चंदावरकर ये अनटचेबल का पक्ष रखने वाले थे। बाबा साहब को जैसे भनक लगी 1916, 1516 की बात है। अब बाबा साहब की उम्र क्या है देखो, बाबा साहब की उम्र 1516 में क्या है, ये 1516 और वो 8, 24-25 साल की उम्र है बाबा साहब, 24-25 साल की है। आजकल के तो कहे गधों को उम्र 60 पार होने के बाद भी अकल नहीं आती, और कहते ना कुछ लोगों को विजडम टूथ आता है ना, वो क्या बोलते हैं आप इधर उत्तरी भारत में, अक्लदार। कुछ लोगों को तो मरते दम तक नहीं आती हो। अब बाबा साहब की उम्र 25-26 साल। बाबा साहब को इनवाइट नहीं किया था वो कमेटी ने। बाबा साहब जाके मिले उस वक्त बॉम्बे के गवर्नर को। अब बाबा साहब ने कहा, आई एम द फर्स्ट अनटचेबल ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ये है बयान, आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द अनटचेबल कम्युनिटी फ्रॉम दिस बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। मुझे अपने लोगों के बारे में बयान देना। शुरू में गवर्नर कहता है आपको इनवाइट नहीं किया। बाबा साहब फिर कोशिश करते हैं, तब तक शाहू महाराज जिंदा है। शाहू महाराज इंटरफेयर करके मदद करते हैं और बाबा साहब को साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और मौका मिलता तो वो कमीशन को भी ऐसा लगा कि अंबेडकर भी क्या मांगेगा, 24-25 साल का लड़का है, ये भी बाकी दलित नेता के जैसे कहेगा मेरे लोगों को खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, ऐसे सारे भिखमंगे डिमांड करेगा। और कौन से डिमांड करेगा? यही डिमांड चंदावरकर कमेटी ने की है, यही डिमांड विठल राम जी शिंदे ने की है। बाबा साहब जो पहुंचे और वो साउथ ब्यूरो कमीशन ने पूछा कि अंबेडकर तुम्हारे लोगों को क्या चाहिए। उन्होंने अंबेडकर को अंडर एस्टिमेट किया। अंबेडकर ने भी अपना अंदाज लगने नहीं दिया। मैं अंबेडकर ये जो शब्द कर रहा हूं वो इनडिफरेंट लैंग्वेज की हैसियत से कर रहा हूं, डिसरिस्पेक्ट हैसियत की तरफ से नहीं, क्योंकि वो लैंग्वेज में मैटर करती है। अंबेडकर क्या चाहिए? और बाबा साहब कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप आए हो क्यों? अपने लोगों की बात लेकर आना। तो अपने लोगों के लिए तो मांगो। अब ये जो मांगो है ना शब्द, हम इसके ऊपर बहुत मजाक करते थे। महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट में एक मांग कम्युनिटी है, मांग समझते हैं? हाँ, तो इनका एक डेलीगेशन इंदिरा गांधी को मिलने को गया था। जब वो प्रधानमंत्री थी तो उसको डेलीगेशन एक गया था, तो वो डेलीगेशन को पूछा ये कौन से समाज के। इंदिरा गांधी को भी ज्यादा कास्ट मैटर नहीं करता था। उसने पूछा कौन से बिरादरी के, कौन से जाति के है, तो बोले मांग है। हाँ, तो इसके समझ में नहीं आया। बोले मांगो, क्या मांग है? ये कई बार बात भाषण में हमने जिक्र की, वही इस्तेमाल बाबा साहब के शब्दों, मांगो, क्या मांग है? और बाबा साहब ने कहा मेरे लोगों के लिए दो जरूरतें, एक उनको वोट का अधिकार चाहिए और दूसरा उनके लिए अलग चुनाव क्षेत्र चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के जिंदगी की पहली ये दो डिमांड है।
कोई पानी नहीं मांगा, कोई खाना नहीं मांगा, किसी को सिक्योरिटी नहीं मांगी, किसी को बंगला नहीं मांगा, किसी को एमपी एमएलए बनने का पद नहीं मांगा, अपने कम्युनिटी को राइट टू वोट, वोट का अधिकार मांगा। बाद में कई लोग मिले, बाबा साहब ये मांगते वो मांगते, फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगो, छात्रों को विदेश भेजना है, ऐसा मांगो ना। बाबा साहब ने कहा कितने लोगों के लिए मांगो, 10 20 20 50, उससे क्या होता। कई लोगों ने कहा इतनी जुल्म हो रही, जाति हो रही, पानी नहीं दे रहे, कोई हाथ नहीं लगाता है। बाबा साहब ने कहा क्या हुआ फिर, तुम भी तो जिंदा हो, मरे तो नहीं, मैं भी तो तुम्हारे सामने हूं, मैं भी तो मरा नहीं। इतना सारा जुल्म जाति होने के बावजूद भी हमारा कोई पूरा वंश सहार नहीं हुआ है। ये लफ्ज है, पूरी हमारी बिरादरी कम्युनिटी नहीं मरी है। तुम भी तो जिंदा हो, मैं भी तो जिंदा हूं, मैं भी पढ़ लिख कर आया हूं कोलंबिया से, दुनिया के विश्वविद्यालय से पढ़ के आया हूं, हम भी तो जिंदा है। ये ऐसे जीने वाली डिमांड रखने के बजाय मरना जरूरी है। और फिर अम्बेडकर कहते पीढ़ियों के बारे में सोचो, उनके अधिकार के बारे में सोचो। 10 मरेंगे, 100 मरेंगे, कोई परवाह नहीं, लेकिन आने वाली नस्लें कभी गुलाम नहीं होगी। किसी का इंतजाम करने वाला आंदोलन करो। क्या हुआ, अगर उस समय राइट टू वोट नहीं मिला होता तो 32 तो बाद में है भाई, 32 तो बाद में है। बाबा साहब की इस भूमिका के ऊपर एक मशहूर शायर इकबाल का तो नाम सुना है, मोहम्मद इकबाल। कल मैंने डॉक्टर राहत इंदौरी को सुनाया, आज मोहम्मद इकबाल की बात सुनाता हूं। मोहम्मद इकबाल कहते हैं, अरे 2-4 क्या सारे जमाने के बावजूद, 2-4 क्या सारे जमाने के बावजूद हम नहीं मिट सकेंगे मिटाने के बावजूद। पूरा मिटाने का पूरा बंदोबस्त करो, फिर भी हम फिनिक्स कहते हैं ना, वापस आएंगे। और बाबा साहब के भाषा में तो क्रांति प्रतिकृति तो यही नजर आती है ना। और इसीलिए बाबा साहब ने गांव खेड़े में रहने वाले लोगों को, एक 1922-23 का उनका भाषण है मराठी में, गांव के लोगों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं भाई, एक वो दूसरी जगह एक देश है, वो ग्रामीण लेवल के लोगों को समझाना है। वहां के लोगों को कहते हैं वो एक ग्रीक नाम का एक बड़ा देश है, वहां भी अपने देश से अनटचेबल लोग हैं, अछूत लोग हैं, जाति का शिकार लोग हैं, उनको भी अपना नेता नहीं मिलता, उनका भी अपना मुक्ति का मार्ग लड़ने वाला कोई नेता नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस देश में एक डिमेटर नाम की गॉडेस है, देवता है। वो गॉडेस जिसको अप्रूवल करती है वही आदमी नेता बनता है। गॉडेस डिमेटर नाम की, ये जिसको आशीर्वाद देगी, अप्रूवल देगी, वही आदमी उनका नेता होता है। तो लोग पूछते वो देवता अप्रूवल कैसे देती है? तो ग्रीक में कल्चर है, पंडित जी के माध्यम से देती है, पुजारी के माध्यम से। और वहां भी सारे पुजारी अपर कास्ट, ऊपर वाले, हाँ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होता है ना वो। जब भी ग्रीक में यह मामला उठा कि ये डाउन ट्रोडन का नेता कौन होगा, तो ग्रीक कल्चर में फैसला डिमेटर देवता करेगी। डिमेटर फैसला करेगी, किसके माध्यम से करेगी? पंडे के माध्यम से करेगी। पंडा कौन? अपर कास्ट। तो जब भी ऐसा कोई मामला गया ना वो डिमेटर के देवता के पास मंदिर में, तो आशीर्वाद कौन देगा? वो देवता।
देवता मतलब कौन? पंडा। पंडा मतलब कौन? अपर कास्ट वाला। तो जब जितना नालायक और कमीना और बिकने वाला हरामखोर होता था तो आशीर्वाद मिलता था। मैं क्या कहा? जितना कमीना, जितना बिकने वाला, जितना चमचा, जितना दलाल, जितना हरामखोर होता था तो डिमेटर देवता उसको बहुत जल्दी आशीर्वाद देती थी। आशीर्वाद पंडित के रास्ते से आता था। और कोई पढ़ा लिखा, मजबूत, जेन्युइन, कैपेबल आदमी आता था, इसको नेता बनाना है क्या? नहीं। डिमेटर देवता नाराज होती थी, आशीर्वाद नहीं देती। बाबा साहब ने कहा, आंदोलन के रास्ते से जो कमाओगे, धर्म के नाम पर कमी गवाओगे नहीं, इस बात को समझ लेना। नहीं तो आंदोलन के रास्ते से कमाओगे और धर्म के नाम पर गवाओगे तो फिर एक बड़े नुकसान की तरफ जाना होगा। डिमेटर के चक्कर से बाहर निकलो, उसके पुजारी के चक्कर से बाहर निकलो, उसके पंडे के चक्कर से बाहर निकलो। अब बाबा साहब की ये मिसाल आपको क्या मैसेज देती है? मैसेज यही देती है कि धर्म के प्रभाव में, कोई भी धर्म हो, इतना मत जाइए। जैसे उत्तर भारत में मैंने कल जिक्र किया, हरिद्वार में 5.5 करोड़ कांवड़धारी, वो सारे कौन से बिरादरी के हैं? और मैं दिल्ली में घूम रहा था, गौतम जी 4 दिन पहले, साले सेपरेट उनके लिए पैसेज बनाए रोड पे। मैंने कहा हनुमानधारी लोग जल्दी सुधर गए। हनुमानधारी मतलब गौतम जी से गुस्सा, बुद्धिज्म को लेकर गौतम जी के बुद्धिज्म को लेकर गुस्सा है, लेकिन यहाँ हनुमानधारी बनकर कांवड़धारियों के लिए बड़ा रास्ता बना है, बड़ी व्यवस्था की थी, पानी, लाइट, पुलिस, सब स्वागत करने के लिए। मैं बोला यही तो विकास का नाम है क्या? इसलिए तो गुजरात में कहते हैं विकास गांडो थोड़े छोड़, पागल हो गया। ये गुजरात की कंसेप्ट है। इस तरह के धर्म के नाम पर जब कोई समाज अधिकार गवाता है तो बाबा साहब ने कहा इससे भी सावधान रहे। और आखिरी बात बाबा साहब ने जो कही ना, बाबू जगजीवन राम को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर भारत में हर कोई जानता है। मालूम है इनका एक बार हवाई जहाज से गिरकर एक एक्सीडेंट हुआ था और जगजीवन राम जी को अस्पताल में दाखिल किया था। सोहनलाल शास्त्री की किताब पढ़िए, उसमें रेफरेंस आपको मिलेगा। दाखिल किया था, बाबा साहब देखने को गए, बाबा साहब देखने को गए और देखने के बाद बोले जग्गू, क्या बोले? जग्गू, आदमी गधे से भी और घोड़े से भी गिरकर मरता है, तू तो हवाई जहाज से भी गिरकर बच गया। मैं फिर रेफरेंस दे रहा हूं, सोहनलाल शास्त्री की किताब है, बाबा साहब के करीब में 25 साल, पढ़िए। जग्गू, आदमी गधे घोड़े से भी गिरता है तो मरता है, तू तो हवाई जहाज से भी गिरकर बच गया। बची हुई जिंदगी तो अब तो समाज के लिए लगा। ये है अंबेडकर, ये है अंबेडकर। ये नहीं मामला कि बाबूजी ने कितने लोगों को रेलवे में नौकरी लगाई, मामला वो नहीं है। बाबा साहब ने कितने लोगों को नौकरी को लगाया, वो कोई नौकरी लगाने के लिए, किसी का पेट भरवाने के लिए थोड़े अंबेडकर थे। अंबेडकर तो पीढ़ियों का पेट भरवाने के लिए आए थे। वो किसी एक दो लंबे, किसी एक बिल्कुल साधारण के रोजी रोटी का इंतजाम करने का आंदोलन नहीं था। इसलिए ना उन्होंने अपने बेटे को लगाया, ना बहू को लगाया, किसी को नहीं लगा। ये भी मालूम होना चाहिए, ना अपने बेटे को कहीं लगाया, MP MLA बनाया, ना बेटे के बेटे को लगाया, किसी को भी नहीं लगाया ना। यही जो अंबेडकर भवन जिस जगह पे खड़े, ये जमीन, यही जमीन ये बाबा साहब अंबेडकर ने खुद खरीदी थी। उस जमीन में आज हम खड़े। तो अंबेडकर की विरासत एक बहुत बड़ी विरासत है। हाँ, उद्घाटन भाषण भी हुआ था, तब ये छोटा सा था, बड़े लेवल का नहीं था। और आते थे, दिल्ली में रहते थे, बाबा साहब खुद चल कर आते थे। ऐसे हालत में मैंने कल तो नहीं बताया,
जब बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, एक क्लर्क की चपरासी की इंटरव्यू थी, चमार समाज का। बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे और एक आदमी गया सिफारिश लेकर कि भाई इसको चपरासी का कॉल दिलवा दे। सोहनलाल शास्त्री ने बढ़िया तरीके से लिखा है, डिस्क्रिप्शन अच्छा है कि हम बाहर प्रार्थना करते रहे कि हमारी चमार आदमी को बेचारी चपरासी की नौकरी तो मिले, बाहर प्रार्थना करते हैं। बाबा साहब ने जो काम करना था कर लिया, लेकिन जब काम करने के बाद साहब अपने न्यू हार्डिंग एवेन्यू बंगले पे पहुंचे तो एक आदमी दौड़ते दौड़ते गया और बाबा साहब के पैर के ऊपर गिर गया। बाबा साहब को समझ में नहीं आया कि साधे सीधा सीधा एक आदमी दौड़ के आता है, पैर के ऊपर अपना पैर के ऊपर पकड़ता है। बाबा साहब पूछते है कौन भाई? तो बोलते मेरा नाम अमीन चंद है, दिल्ली का रहने वाला हूं। और फिर बाबा साहब पूछते काम क्या करते हो? और वो कहता है मैं गांधी के हरिजन सेवक लीग का प्रधान हूं। क्या कहता है? गांधी के हरिजन सेवक लीग का प्रधान हूं। तो बाबा साहब कहते यार तेरी पोस्ट थोड़ी मैंने पूछी, तुम काम क्या करते हो, क्या काम है तुम्हारा? और वो बेचारा ईमानदारी से कहता है बाबा साहब आपको गाली देना यही हमारा काम, आपको गाली देना हरिजन सेवक संघ का यही तो काम था ना, गांधी के चेले चपाटे का तो यही काम था ना। ईमानदारी के साथ बोला कि बाबा साहब आपको गाली देना हमारा काम है। बाबा साहब भी गुस्सा नहीं हुए, शांति से बोले मुझे गाली देकर तुम्हें क्या मिलता है, मुझे गाली देकर तुम्हें क्या मिलता है? और अमीन चंद ईमानदारी के साथ बोला बाबा साहब बस रोजी रोटी चलती है। क्या कहता है? बस रोजी रोटी चलती है। तो बाबा साहब कहते मुझे गालियां देकर भी अगर तुम्हारी रोजी रोटी मिलती है तो मुझे कोई इतराज नहीं, चलेगा। अब सवाल है कि आज ऐसे कितने अमीन चंद है? उत्तर भारत में कितने हैं? कौन से स्टेट में कितने हैं? दिल्ली में कितने हैं? पंजाब में कितने हैं? हिमाचल में, हरियाणा में कितने हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में कितने हैं? अमीन चंदों की पहचान करनी होगी, इन अमीन चंदों को आइडेंटिफाई करके इलिमिनेट करना होगा। ये भी तो बहुजन आंदोलन का एक नया चैलेंज है। और ऐसे अमीन चंद पैदा क्यों किए जाते हैं, इसकी बात को अगर समझोगे तो गो बैक अगेन टू द हिस्टोरिकल रेफरेंस ऑफ 1937। 1937 में जब पहली प्रांतीय सरकारें बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर, तब सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत जिसमें नागपुर और ये इलाका आता था, नागपुर, बिलासपुर, रायपुर, ये सेंट्रल प्रोविंस में आता था। डॉक्टर खरे नाम के ब्राह्मण आदमी चीफ मिनिस्टर बने थे, कांग्रेस के नेता थे। डॉक्टर खरे बाबा साहब के अच्छे दोस्त थे, बाबा साहब को अच्छी मानते थे, मराठी समझते थे। ये डॉक्टर खरे के मिनिस्टर में बाबा साहब का एक विधायक था, ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, जो नागपुर के डॉक्टर आवले बाबू थे, क्या बोलते हैं अपन, आवले बाबू जी थे, जो कामटी से चुन के आए थे। ये कामटी इलाका सेंट्रल प्रोविंस में था। इसके पहले एक दलित आदमी को नेता था जिसका नाम है डॉक्टर अग्निभोज। उस अग्निभोज को डॉक्टर खरे ने मंत्री बनाया। डॉक्टर खरे को जब डॉक्टर अग्निभोज, अब डॉक्टर मतलब कॉमन है क्या, ये क्या दलित है क्या, ऐसा ही नॉर्मल है क्या, पढ़ा लिखा डॉक्टर, उसको मंत्री बनाया। गांधी जी ने डॉक्टर खरे को बुलाया और डॉक्टर खरे को सुना तुमने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया।
तो डॉक्टर खरे ने कहा, क्या बुरा किया, क्या बुरा किया? और गांधी ने जवाब दिया, तुमने एक हरिजन को मंत्री बनवाया है, बहुत गलत किया। इसको समझो, मतलब गांधी पॉलिटिकल पावर की अहमियत क्या समझता है और अपने लोग क्या समझते हैं, नेता विद्वान क्या समझते हैं, फर्क समझो। गांधी कहता है खरे को, ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर को, तुमने गलत किया। तो डॉक्टर खरे कहता है, बापूजी आप ही तो बोलते हो हरिजनों का उद्धार करना जरूरी है। हरिजन उद्धार आपका कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। मैंने गलत क्या किया, क्या गलत किया? फिर भी गांधी कहते हैं, तुमने गलत किया। आखिर इससे रहा नहीं जाता, बोलता है बताओ मैंने क्या गलत किया? और गांधी जी डॉक्टर खरे को कहते, अच्युतों के मन में इतनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बिशन पैदा करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके ले लो, अच्युतों के मन में इतनी बड़ी पॉलिटिकल आशा आकांक्षाएं पैदा करना हमारे लिए अच्छा नहीं है और इसलिए तुमने बुरा काम किया। डॉक्टर खरे को अपनी मिनिस्ट्री डिसॉल्व करनी पड़ी। जैसे सुभाष बाबू को कांग्रेस छुड़वाने के लिए गांधी जिम्मेदार है, उसीलिए उस एक अनटचेबल आदमी को चुनी हुई कांग्रेस के सरकार में शामिल करने के कारण डॉक्टर खरे को अपनी मिनिस्ट्री डिसॉल्व करनी पड़ी। एक अछूत का मंत्री बनना गांधी को अच्छा नहीं लगा, मिनिस्ट्री खत्म करवा दी। और मिनिस्ट्री जब खत्म करवा दी तो डॉक्टर खरे बाबा साहब के दोस्त थे, सारे ब्राह्मण कोई खराब नहीं होते। डॉक्टर खरे ने उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब लिखकर बाबा साहब अंबेडकर को भेजा, सब लिखकर बाबा साहब अंबेडकर को भेजा। और बाबा साहब अंबेडकर ने वही इस्तेमाल करके व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, उसमें खरे के स्टेटमेंट को कोट किया कि गांधी का पावर प्रेम क्या है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, इसमें डॉक्टर खरे के रेफरेंस को बाबा साहब ने दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सेकंड वॉल्यूम है, उसमें भी आपको यह जिक्र मिलेगा। बाबा साहब इससे क्या मैसेज देते हैं? बाबा साहब मैसेज ये देते हैं कि गांधी हमको पावर देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा एक आदमी मिनिस्टर बनता है तो इनके पेट में दर्द है, तो सरकार बनने देंगे क्या? सरकार बनने देंगे? अब इससे सबक क्या लेना? और सबक ये ले लो, सबक लेने के लिए छोड़ो बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर, चलो गुरु गोविंद सिंह के पास। और सबक गुरु गोविंद सिंह जी आपको बताते हैं, जिन्होंने सिख धर्म को एक नई ऊंचाई दी। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, दुनिया में मांग के सब कुछ मिलता है, जो नहीं मिलता है वो राजपाट। सब मिलेगा मांग के, क्या बनना है? वाइस चांसलर। मुझे पूछा गया था 2009 में, मेरे महाराष्ट्र स्टेट का पृथ्वीराज चौहान जब ये चीफ मिनिस्टर था, वो हेडिंग द लॉ डिपार्टमेंट, मुझे पूछा गया था कि आपको वाइस चांसलर बनना। मैं मजाक से कह दिया, क्या मुझे वाइस चांसलर को कुर्सी देकर मेरे पार्टी को बंद करवाने का तेरा प्लान है क्या? क्या चाहिए? आईपीएस बनना, आईएएस बनना? अरे जितनी चाहो ले लो, लेकिन दोबारा एक सच्चा अंबेडकर पैदा नहीं होने देंगे। इसको लेकर यहाँ की मनोवादी की सोच है। एक अंबेडकर से इतना खतरा है, एक अंबेडकर से इतना खतरा है। कल कोई अंबेडकर के 10% भी कोई अंबेडकर का मॉडल बना तो वो कितना खतरा करेगा। और अंबेडकर तो मरने के बाद भी खतरा। हाँ, साले पुतले को भी हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, पुतले को हाथ डालते वक्त कुछ गलत सलत हुआ तो साले मरने और मारने पर उतरते। इसलिए यन शिवराज ने कहा, डेड अंबेडकर विल बी मोर डेंजरस देन अलाइव अंबेडकर। मरा हुआ अंबेडकर जिंदा अंबेडकर से भी ज्यादा खतरनाक होगा। और आज ये साबित हो चुका है ना कि मरा हुआ अंबेडकर भी पार्लियामेंट में मोदी हो या कोई भी हो,
संघ परिवार वाला हो या कांग्रेस वाला हो, दिल्ली में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर हो या पंजाब में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर है, सबको अंबेडकर नाम का जप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये हमारे आंदोलन की ताकत है। जब यह हमारी हिस्टोरिकल विरासत है तो हम किसी के कार्बन कॉपी क्यों करें? क्यों करें? अरे गहरे नत्थु खरे का मॉडल ले ले। हाँ? एक हिस्टोरिकल लीगेसी है, एक बैटलफील्ड की लीगेसी है, उसका एक बढ़िया फाउंडेशन है, और उस फाउंडेशन के आधार पर चलकर बाबा साहब ने इस देश के नए इतिहास की नींव नहीं तो इतिहास बनाया है। तो विरासत को हम क्यों छोड़े? वो विरासत अपने कंधे पर लेकर मरते दम तक चलने की इच्छा होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, और ये मरते दम तक लेकर चलेंगे। तो कहते हैं ना, इन्होंने अभी अच्छा कहा था, जिसको कांशीराम जी भी बार बार कहते थे, जगाया तो उसे जाता है जो मरा नहीं। जगाया तो उसे जाता है जो मरा नहीं है, और जो जिंदा है लेकिन जिंदा लाश है। जिंदा तो है लेकिन जिंदा लाश है, उसको कैसे जगाओ? समाज जिंदा लाशों का है। मुसलमानों को भी तो यही लोग कहते हैं ना, जिनको संघर्ष करने की आदत नहीं, लाशें उठाना उनका मुकद्दर होता है। ये मुकद्दर में है, ये तकदीर में है। इसीलिए कांशीराम जी भी बार बार कहते थे कि जगाओ उसे जिसका मुर्दा नहीं बना, जो जिंदा है लेकिन वो भी मरा हुआ नहीं है। ऐसे कोई जगाया जाता है जो जिंदा है लेकिन मुर्दा है, उसको जगाया नहीं, उसको जलाया जाता है, उसको जलाया जाता है। अगर गलत तरीके की लीडरशिप है तो जलाना जरूरी है, अगर गलत तरीके का कार्य करता है तो जलाना जरूरी है, अगर गलत तरीके का राइटर है तो जलाना जरूरी है, अगर गलत तरीके का स्कॉलर है, ओरेटर है, तो उसको समाज ने भी और आंदोलन ने भी जलाना जरूरी है, क्योंकि वो जिंदा मुर्दा है, और जिंदा मुर्दा कोई काम नहीं करते। और इसीलिए जब उत्तर भारत के तरफ में कई सारी एक बड़ी विरासत है, क्यों ना इस विरासत को ठीक ठाक करें? क्यों ना करें? ठीक है, आज तक किसी और की जिम्मेदारी थी, मान लो रतनलाल की जिम्मेदारी थी, बेचारे ने कोशिश की, जितना बनता है कर सकता है किया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अब तुम्हारा लाइब्रेरी में बैठने का समय हो गया, तुम्हारा बेहतरीन फोटो बनाते, चाहे तो उसको हार डालते, ठीक है, तुम कहते हो तो बाद में डालो तो बाद में डालते। लाइब्रेरी में बैठो, म्यूजियम में बैठो, हर एक का अपना वक्त होता है। वक्त खत्म हो गया। सुनील गावस्कर क्या ओपनिंग बैट्समैन अभी बनेगा? बनेगा क्या? तुम्हारा वक्त था। तेंदुलकर तुम अपने वक्त के हीरो थे, अब तुम्हें कोई इंडियन टीम में नहीं देगा। समय के साथ चलना पड़ता है, और इसीलिए नेता भी समय के साथ बदलना पड़ता है, पार्टी भी बदलनी पड़ती है, और आंदोलन भी बदलना पड़ता है। एक ही नेता, एक ही आंदोलन और एक ही ढांचा, इसको डायनामिज्म नहीं कहते, इसको स्टेटस कोइस कहते हैं। और आंदोलन तो गतिमान होता है, नेता तो गतिमान होता है, संघर्ष भी गतिमान होता है, और ये समय के साथ चलने वाला होता है, तो वो अपने मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए मुझे परसों एक ने कहा कि भाई मायावती जी ठीक नहीं क्या, क्योंकि उत्तर भारत में फिर घूम पर वही आते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो उसने मुझे फिर कहा नहीं नहीं कोई दवा नहीं है क्या मायावती? मैं बोला है ना, मेडिसिन तो है, लेकिन मेडिसिन विथ एक्सपायरी डेट है। मेडिसिन है लेकिन उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो डेट ऑफ एक्सपायरी जिसकी खत्म हुई है उसकी बदनामी करने की जरूरत नहीं है। अरे अडवाणी देखो, उसने अपना योगदान दिया ना, पीछे गए ना, मुरली मनोहर जोशी ने अपना योगदान दिया, पीछे गए ना। तो हमें अपने
बुझे हुए नेता को, चिरागों को पीछे रखने में दिक्कत क्या दिक्कत है आप? इसका मतलब आप डायनामिक नहीं हो, इसका मतलब आप व्यक्तित्ववादी हो, आप इंडिविजुअलिस्टिक हो, आप व्यक्ति केंद्रित राजनीति करने वाले हो। और जो आदमी कभी व्यक्ति केंद्रित राजनीति करता है वो समाज के ऊपर उसकी नजर नहीं है, नजर व्यक्ति के ऊपर है। सवाल व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए, नजर समाज के ऊपर रहनी चाहिए। अंबेडकर ने कभी एक व्यक्ति को सामने नहीं रखा, समूचे भारत के शोषित समाज को सामने रखा। नजर वही होनी चाहिए, नजर वही होनी चाहिए। और इतनी बड़ी ब्रॉड बेस अगर पर्सपेक्टिव हम बिल्डअप करेंगे तो उत्तरी भारत कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल आंदोलन जल्दी सफल होता है, सोशल मूवमेंट चाहे देर ले सकती है, लेकिन पॉलिटिकल आंदोलन तो बहुत जल्दी खड़ा हो सकता है। और मुझे पृथ्वीराज जी कह रहे थे हरियाणा में तो लोकल बॉडी के चुनाव है, क्या किया जाए? मैंने कहा यार अभी तक पार्टी के फंक्शन नहीं हुए, इनॉग्रेशन नहीं बड़े पैमाने पे हरियाणा में हुआ, अब उसमें चुनाव लड़ने के से क्या होगा? तो पृथ्वीलाल जी ने कहा जमीन है, जमीन है अपनी। मैं बोले कौन सी जगह जमीन है? तो उन्होंने कहा फलाने फलाने जगह जमीन है। मैंने कहा असेंबली इलेक्शन के पहले है? हाँ बोले हाँ पहले है। मैंने पूछा कौन सी जगह पे? तो उन्होंने जगह का नाम बनाया। बोला कौन सा चुनाव है? बोले मेयर का, एक सिटी के मेयर का चुनाव है। मैंने पृथ्वीराज सिंह से कहा कि बिना संगठन वगैरह भी चुनाव लड़ सकते, जीत सकते? बोले कोई बात नहीं, नहीं जीते तो 2 नंबर पे तो रह सकते हैं। छलांग लगानी पड़ेगी, मौत आनी है कल, आज, परसों। उसका इंतजार करो कब आएगी, उसके इंतजार में रहो कब आने वाली है। 10 साल के बाद, 5 साल, मरना तो तय है ना, तो आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं? और मरना मतलब ये नहीं है कि अपने आप को समाप्त करना, अरे कुछ पैदा करने के लिए मर जाना, मिट जाना, इससे और बढ़िया जिंदगी का लेवल क्या हो सकता है, इस बात को समझना चाहिए। और इसीलिए हमारे पत्रकार साथी समझ रहे कि कल माने साहब ने 6 बजे, आज भी बजेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं। अब आपको आगे की बता रहा हूं कि बिहार एसपी ने कदम रखा, तिरमावलन जी सुबह आए, तिरमावलन जी और उनके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 MP, रतनलाल जी आए बैठ में, एक आप सिंबॉलिक लेवल पे कह रहा हूं, 2 MP साउथ इंडिया के आपके पास, सिंबॉलिक लेवल पे 2 MP साउथ इंडिया के। उन्होंने कहा जो चाहिए करिए, हम साथ में हैं। कल अपने पास एक MP आए थे आसाम से, ट्राइबल नभा कुमार सरानिया, उन्होंने कहा जो चाहिए करिए। कितने MP हो गए? 3 हो गए। महाराष्ट्र में हम, मेरे पास 11 MLA, जो 13 पार्टी का गठबंधन है, 11 MLA कम ताकत है? कम ताकत है क्या? अब शरद पवार के पास 11 बचे हैं कि नहीं, ये ढूंढना पड़ता है। मेरे पास 11 है। हाँ, उसके पास बचेंगे नहीं, या खुद भेज रहा है पार्सल बना के बीजेपी में, और बाद में बेटी को भिजवा कर सेंट्रल के मिनिस्ट्री उसको दिलवाएगा, हो सकता है, गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। लेकिन जब पवार के पास 11 बचे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन डॉक्टर माने बिना अपने पार्टी का MLA होते हुए भी कह सकता है कि 11 MLA मेरे पास महाराष्ट्र में है। तो ये 11 हो गए, ये 3 हो गए। अब यहां एक MLA है मंच पे, क्या उनको गिनना नहीं चाहिए? गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? नहीं, आप हाथ उठाकर बताओ, गिनना चाहिए ना, बराबर? हमारे लिए टीवी डिबेट के लिए एक बेहतरीन आदमी चाहिए कि नहीं, जो दूसरे के कपड़े उतार दे, चाहिए कि नहीं? या रतनलाल को ऐसी जगह पे भेजना चाहिए कि नहीं? भेजना चाहिए कि नहीं?
अरे मोदी के भी बाप है, हमें अपना जन समर्थन ले सकते हैं, कौन सी बात है लोगों से हाथ ही उठवाने का। हाँ? अब कितने हो गए? 20 तो हो गए, या अभी के 2 दिन के, बाकी और अनगिनत बहुत है। क्या देर लगेगी, क्या देर लगेगी? किसी शायर ने कहा है, रतनलाल जी, अगर दिमाग ना छीना गया, राजनीति तो दिमाग की है ना, पैसा साधन बाद में है, ब्राह्मणों के पास क्या है? दिमाग की है ना। अगर दिमाग ना छीना गया, अगर जुबान ना छीनी गई, तो हम दुनिया बदल देंगे, हम दुनिया बदल देंगे। अरे दुनिया ही क्या, हम दुनिया के भगवान भी बदल देंगे। अब आप कहोगे दुनिया के भगवान कैसे बदलोगे भाई? तो संतोषी माता किससे आई थी, और आजकल कहाँ है संतोषी माता? ये पंजाब में डेरे वाले, ये है, ये बाबा वो बाबा, कुछ अंदर कुछ बाहर, है ना? यही तो भगवान बनाने वाली फैक्ट्री है ना। इनका पॉलिटिकल पावर का हाथ उठा दो, बेचारा आसाराम बन जाएगा। कहाँ है, कहाँ है? पैसा नहीं है उसके पास, फॉलोअर नहीं, आज भी उसको जेल से बाहर कर दो, करोड़ों की लाइन लगेगी, लेकिन सलाखों के पीछे है। ये पावर तय करती है, ये पावर तय करती है। पंजाब में एक डेरे का बंदा, क्या नाम है उसका, पिक्चर बनाने वाला, कितनी बार पैरोल पे आता है। ये पॉलिटिकल पावर का रहम है, ये राम रहीम का रहम नहीं है, ये सरकार का रहम है। और इसीलिए मैंने कहा, दिमाग ना छीना गया, जुबान ना छीनी गई। अरे इंसान तो बदल कर दिखाएंगे ही, लेकिन इंसान ही क्या, भगवान भी बदल कर दिखाएंगे। और यही औकात बहुजन आंदोलन की है, और इसी आंदोलन के साथ आप हर कोई जुड़ने में लगे। इसमें हर किसी को नेता बनना होता है, जो हमारा रतनलाल जी का मुद्दा है। अरे किसी को नेता बनने से, क्लेम करने से कोई नेता बनता है? नेता बनने के लिए औकात होनी पड़ती है। हाँ? वो भी एक रेस है, वो भी एक रेस है, एक लड़ाई है, जद्दोजहद है। कांशीराम जी थे तब जगजीवन राम जिंदा थे, उनकी बेटियां जिंदा थी, क्या कम लीडर थे? रिपब्लिकन नेता कब थे क्या? महाराष्ट्र में तो नेताओं की बड़ी लंबी लाइन है, फिर भी कांशीराम उभर के आए ना। नेता पैदा होता, अपने आप में डेवलप होता है, किसी के बनाने से ना नेता होता है। होता है नकली समय के लिए कुछ बनते हैं, जैसे हमारा रामदास आठवले देखो, पूरे इंडिया में घूमता रहता है। हम कहते हैं कुत्ते के गले में पट्टा बांध दो, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, वो कुत्ता दुनिया में घूमता रहता है। ऐसे घूमते हुए कुत्ते को कोई नेता नहीं कहता, कहता है क्या? बोलो जोर से। महाराष्ट्र में भी तो एक आदमी कहता नहीं कि ये नेता है, मोदी कहता है ये हमारा नेता है। तो कुत्ते के गले में बेल्ट बांधना ये हुकूमत की अपनी फितरत में होता है, और ऐसे कुत्ते के बेल्ट उतरवाना ये हमारे आंदोलन की फितरत में होता है। ऐसा कठिन रास्ता भविष्य में चलना पड़ेगा, उसके लिए तन मन धन के साथ अपनी लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई लड़ते वक्त कई साथी आएंगे छूटेंगे, ये भी संभावना, छूटेंगे, नए आएंगे छूटेंगे। जो छूटा हुआ है उसके बारे में रोते नहीं रहना, जो छूटा हुआ है उसके बदले में 100 नए जोड़ते रहना, तब आगे चल पाओगे। रोने वाले लोगों का आंदोलन नहीं होता, और इसलिए छूटा तो छूटा। माँ बाप भी तो मर जाते ना कभी कभी, भाई बहन नहीं मरते, तो क्या जिंदगी रुक जाती है, रोजी रोटी रुक जाती है? आंदोलन की वही बात है, अगर 2-4 मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चले गए हिस्ट्री के पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मकसद आगे हो जाना चाहिए। बाबा साहब ने अपने कितने बेटे मरे इसका हिसाब नहीं किया, रमाई कितनी बार रोई उसका हिसाब नहीं किया।
अगर बाबा साहब अपने बलिदान का हिसाब नहीं करते तो तुम कौन से खेत की मूली हो जो अपने आंदोलन के लिए बलिदान का हिसाब लगाते। मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। अरे घर छोड़ी तो तू चपरासी थी, तू तो सीएम बनी ना। क्या आंदोलन ने तुमको सम्मान नहीं दिया? तूने घर छोड़ा, क्या था तेरे पास? आज किसी का स्टेट का एमएलए है, एमपी है, क्या था? वो भी तो बाबा साहब के पॉलिटिकल रिजर्वेशन की देन है। कोई एमपी बना है, एमएलए बना है या एमपी बना है, मिनिस्टर बना है, तो क्या बाबा साहब की देन नहीं है? और जब बाबा साहब की इतनी बड़ी देन है तो हमें इतना तो समझना चाहिए, अगर बाबा साहब का इतना बड़ा कर्ज बोझ हमारे सर पे है तो हम उसमें से 10-20% तो वापस करें। बीआरएसपी वापस करने वाले लोगों के आंदोलन का नाम, ये वापस करने वाले लोगों का आंदोलन का नाम है। और जो आंदोलन बिल्कुल बिल्कुल अपने मकसद के साथ वफादार होता है, दुनिया के इतिहास में कभी वो असफल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। और इसीलिए मुझे भी पूरा विश्वास है कि नॉर्थ इंडिया में हम बिल्कुल असफल नहीं होंगे। और ये सफलता को मजबूत करने के लिए कल मैंने कहा कि हमारे साथ डीजीपी जैसे लोग जुड़ रहे। आज भी कई लोगों ने कहा, चिट्ठी देकर कहा कि सर हमें आपके पार्टी में काम करना है। हम जानते तक नहीं उनको, जानते तक नहीं। जो बेचारा हमारा मुस्लिम साथी यहाँ रोया, वो एक ग्राम पंचायत का प्रधान है या सदस्य है, वो भी कहता है कि हमारे लिए रास्ता बनाओ। लोग जुड़ेंगे, लोगों के पास जाना होगा। और लोगों के पास जाने के लिए सोनीपत हरियाणा में 19 अगस्त को बीआरएसपी का प्रोग्राम होगा संविधान परिषद के नाम से। 19 अगस्त को सोनीपत में होगा, जगाधरी में 20 अगस्त को होगा, दूसरी जगह हरियाणा में जगाधरी में 20 अगस्त को होगा। और 3 सितंबर को पंजाब स्टेट में लुधियाना में होगा। इसका मतलब महाराष्ट्र वाले ये मत समझे हमारा अभी कोई आराम करने का समय है क्या, तुम अपना काम करो। लोकल बॉडी चुनाव है, कारपोरेशन के चुनाव है, हाँ। तो ऐसे चुनाव में ये तीनों प्रोग्राम में नॉर्थ, क्योंकि मैं ये क्यों डिक्लेयर कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे टीका टिप्पणी करने वालों के जुबान को कोई रोकता नहीं। अरे माने सर आए थे, वो दिल्ली में थे 1 हफ्ता भर, अपनी नौटंकी करके चले गए, अब दोबारा नहीं आएंगे। उन गधे को मैं पहले ही जवाब दे रहा हूं, ये एंटीसिपेट करके जवाब दे रहा हूं। और इसलिए उनके जवाब के लिए मैंने कहा कि अगले प्रोग्राम सोनीपत में 19 अगस्त, जगाधरी में 20 अगस्त और लुधियाना में 3 सितंबर को किया जाएगा। और इन साथ साथ हमारे भंते जैसे साथी है जो एक धम्म यात्रा निकाल रहे सारनाथ से, और फिर वो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई इलाके में घूमने वाली है। उसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ से कुछ बातें करवाना है, कई बातें हैं। तो इन सारे बातों की कार्रवाइयां उत्तर भारत में भी चलती रहेगी। और ये मत समझना कि माने साहब बॉम्बे में है तो कितनी बार आएंगे। अरे बॉम्बे में रहता हूँ, उसमें महाराष्ट्र वालों को पता है कि मैं अपने घर में बॉम्बे में कितने दिन रहता हूँ, है ना, कितना दिन रहता हूँ आपको पता है। अरे जब महाराष्ट्र में रह के भी घर छोड़ सकता हूँ तो उत्तर भारत के लिए क्या घर नहीं छोड़ूंगा? अरे दिल्ली में घर क्या, ये है ना हमारे गौतम जी, घर नहीं दिलवा देंगे क्या? तिरमावलन जी है, बोले बंगला खाली है। नवाब कुमार कह रहे थे बंगला खाली है, आ जाओ। और वैसे भी वकील आदमी हूँ, हाई कोर्ट छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इसलिए किसी के मन में अगर कोई शंका होगी कि ये कारवा भविष्य में नहीं चल पाएगा, उनको ताल ठोक कर रहा हूं कि जहां भी कदम रखते हैं एक दिन के लिए नहीं रखते, मजबूती के साथ रखते हैं और भविष्य में भी उसको मजबूती प्रदान करेंगे। और इसीलिए
की जंग लड़ने के लिए मैं अपने विश्वास साथी के ऊपर तो भरोसा रखता हूं। मैं बुद्धिजीवी तो जरूर आदमी हूं, लेकिन बाकी भी तरह से अलग अलग ढंग से अपनी ताकत के साथ लड़ता हूं। वो अलग ताकतें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन उत्तर भारत में इस बात को कोई इस तरह का ना समझे कि हम खाली पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, मैदान की लड़ाई भी लड़ना कैसे, और वो भी समय आने पर दूसरे भी तरीके से वो भी लड़ना हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कोई ये भी ना समझे कि भाई इनके ऊपर ये किया जाएगा वो किया जाएगा, तो उनको मैं पहले ही आगाह कर रहा हूं कि भाई ऐसी गलती ना करे, ऐसे गलती ना करे। हम एक तो आंदोलन के लोग हैं और कानून के जानकार हैं, दो पाटन के बीच में तेरे को कहीं का नहीं छोड़ देंगे, ये भी पहले से चेतावनी के रूप में, पहले से ही चेतावनी के रूप में कह रहा हूं। तो कोई भ्रम में ना रहे, कोई भी नेता, कोई भी संगठन, कोई और पार्टी का नेता या कार्यकर्ता इस भ्रम में ना रहे कि हम कुछ भी करके रोक लेंगे। मैंने कहा ना, अरे जब दुनिया के भगवान बदलने की औकात रखते हैं तो तुम तो कौन से केस के मूल्य हो। और इसीलिए हम जानते हैं कि संघर्ष कड़ा है, लड़ाई लंबी है, लेकिन लड़ना जरूरी है और मजबूती के साथ लड़ना जरूरी है। और ये मजबूती के साथ लड़ने के लिए आप सभी लोग तन मन धन से पूरे ईमानदारी के साथ, एक मजबूती के साथ हमेशा डटकर इस आंदोलन का साथ देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। माने साहब अब संघर्ष करो, माने साहब अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, माने साहब अब संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, अरे देश का नेता कैसा हो, हमारे साथ कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो, हमारे साथ कैसा हो, अरे देश की ये मजबूरी है, हमारे साथ जरूरी है, अरे देश की ये मजबूरी है, माने साहब जरूरी है। बाबा आपका मिशन अधूरा, बीआरएसपी करेगी पूरा। बाबा आपका मिशन अधूरा।